नमस्कार दोस्तों। वेलफेयर इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था झांसी का, जिसका पार्ट 1 मैंने अपलोड किया था। काफी लोगों ने पसंद किया उसको, काफी अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, थैंक यू। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 में कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने लास्ट में जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर ड्रेस अलाउंस का हमने कर लिया था। 32 क्वेश्चन हो गए थे। 33वां क्वेश्चन है, मुख्यालय स्तर पर पीएनएम के अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ पीएनएम एट हेडक्वार्टर लेवल? मुख्यालय पे, हेडक्वार्टर में। ऑप्शन ए में जनरल मैनेजर, बी में एडिशनल जनरल मैनेजर, सी में एसडीजीएम एंड नन ऑफ द अबाउट डी में है। तो इसके बारे में नियम थोड़ा सा हम जान ले। पीएनएम के ऊपर ये बताया हुआ है, 1951 में लागू हुआ है। पीएनएम जो है 3 टायर्स में काम करती है, रेलवे बोर्ड लेवल, रेलवे लेवल, रेलवे बोर्ड लेवल एंड एडॉक ट्रिब्यूनल। तो रेलवे लेवल में भी दो है, जिसमें एक डिवीजन लेवल में डीआरएम, डिप्टी सीओ, सीडब्ल्यू जो है ये चेयरमैन होते हैं, और सीडीपी, डीपी, एसपी, यूपी जो भी वर्कशॉप में है, वो डिवीजन में सीडीपी, और वर्कशॉप वगैरह में एपी, एसपी जो भी है वो उनके सेक्रेटरी होते हैं। और मीटिंग महीने में 2 बार, 2 महीने में 1 बार होती है। जोनल रेलवे लेवल में चेयरमैन जो होते हैं जनरल मैनेजर होते हैं, सेक्रेटरी सीपी होते हैं। और मीटिंग यहाँ पर भी, यहाँ 3 महीने में 1 बार होती है। बोर्ड लेवल में भी आप कई जगह देखेंगे तो सेम बताता है 3 महीने में, लेकिन रेलवे बोर्ड का एक लेटर मैंने पढ़ा था जिसमें अब उन्होंने चेंज कर दिया, 6 महीने में 1 कर दिया, यानी साल में 2 ही होता है अभी वहां पर। तो ये है। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन था, तो हेडक्वार्टर लेवल पे जीएम इनके चेयरमैन होते हैं, और डिवीजन पे डीआरएम होते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसका। तो मुख्यालय स्तर पे पीएनएम में कौन होते हैं? तो ये जीएम साहब हो जाएंगे इसके चेयरमैन। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर ए हो जाएगा। और ये हु इज द चेयरमैन ऑफ पीएनएम एट डिवीजन लेवल, जैसे मैंने अभी बताया डिवीजन लेवल पे डीआरएम होते हैं। तो ये हमारे यहाँ ए सही हो जाएगा इसके अंदर। एडीआरएम सीडीपी नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में आएगा, हु इज द कन्वेनर ऑफ पीएनएम एट डिविजनल लेवल? डिवीजन स्तर पर पीएनएम के संयोजक कौन होंगे? तो संयोजक जैसे मैंने बताया सीनियर डीपी रहेंगे यहाँ पर। ये आपका ए में डीआरएम लिखा हुआ है, बी में एडीआरएम, सी में सीनियर डीपी और डी में नन। तो हमारे सीनियर डीपी हो जाएंगे वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी। ये हो जाएगा संयोजक। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर। दहेज लेने देने संबंधित नियम, रेल सेवा आचरण नियम 66 की संख्या किसमें नियत है? द रूल रिलेटिंग टू गिविंग एंड टेकिंग डाउरी इज कंटेन इन रूल नंबर डैश ऑफ द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल। मैंने कंडक्ट रूल पे रिसेंटली एक पूरा डिटेल में आपको बताया था, फिर भी मैं यहाँ दिखा देता हूँ। कंडक्ट रूल हमारे 13 आता है दहेज, 13 नंबर में उपहार आता है, 12 में सब्सक्रिप्शन चंदा आता है। चंदा और ये उपहार पास पास में ही हो। 13 ए में लिखा हुआ है कि न तो कोई भी रेलवे एम्प्लॉय न दहेज लेगा न दहेज देगा। तो ये हमारा 13 ए यहाँ आ गया। तो यहाँ पर भी 13 ए बी इसका हो जाएगा। ए में रूल 12 लिखा हुआ है, 12 हमारा चंदे से है, ये चंदा है हमारा 12। 13 नंबर उपहार गिफ्ट है, एंड 13 ए जो है दहेज हो जाएगा इसमें। तो 13 ए इसमें आंसर सही हो जाएगा, गिफ्ट का, सॉरी दहेज का, डाउरी का। An intimation may be sent in the prescribed format to the prescribed authority in respect of all government service if total transaction in share, security, debenture, mutual fund scheme exceed dash of non-registered railway employees during the calendar year. कैलेंडर वर्ष के दौरान अराजपत्रित रेलवे कर्मचारी की यदि शेयर, प्रतिभूतियों, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड योजनाओं में कुल लेनदेन से अधिक है, तो सभी सरकारी सेवकों के संबंध में निर्धारित प्राधिकारी को निर्धारित प्रोफार्मा में एक सूचना भेजनी चाहिए। 12 महीने के मूल वेतन से ज्यादा हो, 6 महीने का मूल वेतन, 9 महीने का मूल वेतन, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो देखने वाली जो चीज है वो कैलेंडर वर्ष ये अगर आप देखिएगा हमेशा कि कभी भी हम शेयर करते हैं, ये खरीदते हैं, तो इसमें दो नियम है हमारा। ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर यहाँ पकड़िए, और कैलेंडर मंथ या एट ए स्ट्रेच, सॉरी मंथ नहीं है। तो जब भी मैंने अपना कंडक्ट रूल में बताया था, उसमें बताया था कि ईयर की जब बात आती है तो उसमें 6 मंथ का बेसिक है, या बी आंसर सही हो जाएगा। ए में 12 महीना लिखा हुआ है, बी में 6 मंथ, सी में 9 मंथ्स, और डी में नन ऑफ द। तो इसमें जब पूरे साल का अगर आता है बात, शेयर्स और डिबेंचर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में, तो साल में अगर 6 महीने की बेसिक से ज्यादा है तो आपको सरकार को बताना है। और एक एट ए टाइम एक बार आपको म्यूचुअल फंड खरीद रहे, शेयर खरीद रहे हैं एक बार में, आज खरीद रहे हैं आप, तो फिर 2 महीने का बेसिक है। तो एक बार कोई खर्चा करते हैं वन टाइम में, तो वहां 2 महीने से अधिक की आपकी बेसिक है तो आपको इंटीमेट करना है। और अगर पूरे साल भर में खरीद रहे हैं, यानी कि अगर मान लीजिए आपने
अभी एक बार आपने खरीदा है जो आपका 3 बेसिक हो गया, तो आपको इंटीमेट करना, और इसी साल में बार-बार आप खरीद रहे हैं, तो अगर 6 महीने से ज़्यादा हो गया तो आपको उसका भी करना है। मतलब दोनों चीज़ बतानी है। अगर सिंगल लिया 2 बेसिक से ज़्यादा तो आपको बताना है, और साल भर में अगर बढ़ जाता है आपका लिमिट तो फिर आपको दोबारा बताना है। तो दोनों बार आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में आंसर हो जाएगा 6 बेसिक। ये अगला क्वेश्चन शायद उसी पे जो भी बात की, एन इंटीमेशन में बी सेंड in the prescribed pro forma to the prescribed authority in respect of relay servant if any transaction in the movable property exceeds. I have already stated that there is a two condition if any expenditure is occurred. While in calendar year it is mentioned, then you have to take the 6 month basic condition, and if it is mentioned that the at one time कि एक बार में कितना खर्चा हो रहा है, then if it is above 2 months basic then you have to inform to the your authority. तो यहाँ ये कहा गया अगर आप एक बार में खरीदते हैं, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी अगर खरीदते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, तो दोनों में शेयर डिबेंचर में भी रूल है और मूवेबल प्रॉपर्टी में भी ये रूल है हमारा कि अगर 2 बेसिक से ज़्यादा होता है तो आपको इंटीमेट करनी है। तो ये दोनों नियम याद कर लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी, ईज़ी भी है। जैसे 2 में आप कोई भी बाइक खरीदते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, जो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, सभी में आपको 2 बेसिक से ज़्यादा है तो आपको इंटीमेट करना है। रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 3.1.2 के अंतर्गत क्या उल्लेख है? पूर्ण अखंडता बनाए रखें, कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखें, ऐसा कुछ भी ना करें जो रेलवे कर्मचारियों के लिए अशोभनीय है। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज मेंशन अंडर रूल 312 रोमन 2 ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966? पहला है मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी, डू नथिंग विच इज अनबिकम ऑफ रिले सर्वेंट, नथिंग। मैंने आपको बताया था 3 1 का 1 2 3 तीन आते हैं। पहला आता है एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, दूसरा आता है डिवोशन ड्यूटी, और तीसरा अनबिकम ऑफ रिले सर्वेंट। कंफ्यूज होने के लिए मैंने बताया कंफ्यूज नो, इसलिए ILU हम बोलते हैं। सौदागर पिक्चर का था इलू इलू, तो इलू के हिसाब से हम IDU कर सकते हैं, इडू इडू कर सकते हैं। तो आई से इंटीग्रिटी हो गया, डी फॉर डिवोशन टू ड्यूटी हो गया, यू फॉर हो जाएगा आपका अनबिकम ऑफ रेलवे सर्वेंट, यानी 1311 हो जाएगा आई इंटीग्रिटी, और 312 आपका हो जाएगा डी डिवोशन टू ड्यूटी, एंड 313 हो जाएगा यू, यानी अनबिकमिंग ऑफ रेलवे स्टूडेंट। ये आप याद रखिए, जब भी इस तरह का अगर 312 कुछ ही पूछा जाता है तो जनरल 311 याद रहता है, इंटीग्रिटी सब कुछ याद रहता है, लेकिन 2 और 3 में आदमी कंफ्यूज होता है कि डिवोशन टू ड्यूटी है कि अनबिकमिंग ऑफ रेलवे स्टूडेंट क्या है। तो आई डू से आपको याद रहेगा। तो इसमें 2 पूछा है तो डिवोशन टू ड्यूटी इसमें बी आंसर इसमें आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा-सा मेरे ख्याल से आपको इंग्लिश को ही करना पड़ेगा। हिंदी भाषी है तो, लेकिन उसको इंग्लिश की को उसको अटेम्प्ट करेगा तो उसके लिए ईज़ी रहेगा। Under the terms of Prevention of Sexual Harassment Act, the inquiry by the ICC Internal Complaint Committee has to be completed within, जो ICC इंक्वायरी करती है यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम के शर्तों के तहत, तो जांच के लिए 90 डेज मिलता है। ये बता दूं मैं आपको, ये लिखा हुआ जब प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें बताया आईसीसी का गठन करना, हर जो भी स्टेब्लिशमेंट है, हर स्टेब्लिशमेंट में, हर डिवीजन में, हर यूनिट में आपको स्टेब्लिश करना है। तो 90 डेज में कोई कंप्लेंट अगर आती है तो 90 डेज में ही आपको इंक्वायरी करनी है। और महिलाओं को स्पेशल एक 90 डेज की छुट्टी मिलती है, वो भी है, जो आपकी लीव में काउंट नहीं होती, अलग से मिलती है। वो भी अगर चाहे कमेटी तो वो सैंक्शन कर सकती है। उस पर भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, डीआर में मानक फॉर्म 10 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सामान्य कार्रवाई में आरोप पत्र, निलंबन रद्द करना, निलंबन, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 11 को इंग्लिश में पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 10 in DR is used for charge sheet in common proceedings, revocation of suspension and none of the above। तो 41 का मैंने निकाला था, ये हमारा सारे फॉर्म है। SF1 जो होता है सस्पेंशन में देते हैं, नंबर 2 SF2 टीम सस्पेंशन है। इस तरह के सारे हम देखेंगे, तो ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए अपना 10 का क्वेश्चन था, तो डिसिप्लिनरी एक्शन इन कॉमन प्रोसीडिंग। कॉमन प्रोसीडिंग्स के अंदर हम SF10 देते हैं। कॉमन प्रोसीडिंग्स क्या होता है? तो जब एक ही मामले में एक से अधिक लोग लिप्त हो जाते हैं, और एक ही मामले में एक घटना वाले किसी घर में चोरी होगी, मैंने एग्जांपल दिया, तो एक चोरी में एक आदमी ने की तो हम नॉर्मल एसएफआई देते हैं, लेकिन 3 लोगों ने मिलकर चोरी की, तीनों को जब देना है और तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं, तो फिर उसको कॉमन प्रोसीडिंग्स करते हैं। तो उसके लिए तो एक से अधिक लोगों का जब इन्वॉल्वमेंट एक केस में एक कोई गलती में होता है अलग अलग डिपार्टमेंट के खासतौर से, तो कॉमन प्रोसीडिंग्स करते हैं। उसके लिए SF10 का इस्तेमाल होता है। ये रेलवे बोर्ड की पॉलिसी है। तो ये हमारा आ जाएगा ए, इसमें आंसर सही हो जाएगा।
मेजर पेनल्टी चार्जशीट जारी करने के लिए कौन सा मानक फॉर्म, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि विच आर द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर इशूइंग मेजर पेनल्टी चार्जशीट। ए में SF1 मैंने बताया, SF5, SF11 एंड नन ऑफ द अबव, ये आपने बताया था यहाँ पर। तो चार्जशीट चार्ज मेमोरेंडम फॉर मेजर पेनल्टी चार्जशीट रूल 9 में SF5 देते हैं। चार्ज मेमोरेंडम फॉर माइनर पेनल्टी के लिए SF11 देते हैं। SF जो होता है 1 होता है सस्पेंशन होता है, डीम सस्पेंशन के लिए SF2, और एक सर्टिफिकेट टू बी फर्निश्ड बाय सस्पेंडेड ऑफिशियल अबाउट नॉन एम्प्लॉयमेंट, जो सस्पेंशन सब्सटेंस अलाउंस जो देते हैं ड्यूरिंग सस्पेंशन किसी भी कर्मचारी को, वो तभी मिलता है जब वो SF3 फॉर्म भर के देता है एम्प्लॉय कि भाई मैं ड्यूरिंग सस्पेंशन में कहीं काम नहीं कर रहा, कहीं रोजगार में लिप्त नहीं हूँ, उसके लिए SF3 भरेगा तब उसको सब्सटेंस अलाउंस दिया जाता है। SF4 से हम रिवोक करते हैं किसी भी कर्मचारी को, सस्पेंशन जब रद्द करना होता है, उसको वापस ड्यूटी पे लेना होता है, तो SF4 दिया जाता है। तो जनरली SF1, 2, 3, 4, 5 मेजर पेनल्टी का आ जाता है। 6 जो है, अगर कोई डॉक्यूमेंट मांगना चाहता है इंस्पेक्शन करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन उसको मना करती है, तो उसके लिए SF6 होता है। और 7वें में इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंटमेंट होता है SF7, और SF8 में प्रेजेंटिंग ऑफिसर, जो विजिलेंस केसेस में जनरली है, सीबीआई केसेस में प्रेजेंटिंग ऑफिसर का नियुक्ति जनरली उसी केस में होती है, तो SF8 होता है। और SF9 अभी खत्म कर दिया है, और SF10 का मैंने बता दिया, SF11 माइनर पेनल्टी। ये जनरली मोटे मोटे शीट के बारे में बातें हैं। तो यहाँ मेजर पेनल्टी का पूछा है, तो मेजर पेनल्टी चार्जशीट में SF5 दी जाती है, क्वेश्चन नंबर 42। और क्वेश्चन नंबर 43 में माइनर पेनल्टी चार्जशीट जारी करने के लिए कौन सा मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है? विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर इशूइंग माइनर पेनल्टी? ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, SF11 देते हैं माइनर पेनल्टी के लिए। क्वेश्चन नंबर 44, किस डीआर नियम के तहत पुनरीक्षण प्राधिकारी को संशोधन किया जाता है? ये हिंदी में लगता है कुछ गड़बड़ है, इंग्लिश सही है इसमें। अंडर विच डीआर रूल रिवीजन कैन बी, तो रिवीजन को हम हिंदी में जब हम इंग्लिश में गूगल ट्रांसलेट करेंगे तो संशोधन आता है। ये मेरे ख्याल से रेलवे बोर्ड का जो लेटर निकला था नया, उसमें भी गलत था। ये रिवीजन को पुनरीक्षण बोला जाता है, शुद्ध हिंदी में हम बोलेंगे ये पुनरीक्षण प्राधिकारी को पुनरीक्षण करना होता है, यहाँ लिखा हुआ है, ये सही है बिल्कुल। तो रिवीजन कैन बी मेड बाय द रिवीजन अथॉरिटी, तो पुनरीक्षण जब करना हो तो कौन करेगा? तो वो पुनरीक्षण करने के लिए, जो मैं बता दूं आपको, ये हमारा रूल 25 आएगा आपका पुनरीक्षण के लिए। रिव्यू होता है 25A, और ये रिवीजन हमारा होता है रूल 25। तो रिवीजन जो होता है मिनिमम या तो प्रेसिडेंट करेगा या रेलवे बोर्ड करेगा या जनरल मैनेजर कर सकते हैं। एनी अदर अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी HOD, मतलब जे ग्रेड ऑफिसर से कम नहीं होगा इसमें, मिनिमम जे ग्रेड ऑफिसर जो है कर सकता है, उसके ऊपर कोई भी ये लोग सारे कर सकते हैं। तो रिवीजन अथॉरिटी जो होगी, तो रिवीजन मैंने बताया जैसे अभी रूल 25 में रिवीजन होता है, और रिव्यू करना है जो प्रेसिडेंट करते हैं जब कोई नए तथ्य सामने आते हैं जो उस पहले नहीं आए थे, वो लगता है कि इस तथ्यों से केस में कुछ परिवर्तन आ सकता है, पॉजिटिव में जा सकता है, तो ऐसे मामले में जो है वो रिव्यू प्रेसिडेंट को जाता है, वो 25A में होता है। क्वेश्चन पूछते हैं कई बार रिव्यू प्रेसिडेंट को जो जाता है, तो यहाँ पे चूंकि रिवीजन की बात आ रही है तो सी हमारा आ जाएगा 25C। क्वेश्चन नंबर 45, किस डीआर नियम के तहत राष्ट्रपति के पास अपील की जा सकती है? ये अपील वर्ड में भी मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। अंडर विच डीआर रूल एंड अपील कैन बी मेड बाय टू द प्रेसिडेंट, तो मैं बता दूं डीआर नियम में अपील नहीं होता है, डीआर नियम में पिटीशन होता है। तो ये जो हमारा रिवीजन जो होता है वो, देखिए दी प्रेसिडेंट को जो जाता है वो रिवीजन जाता है अथॉरिटी, एज ए रिवीजन अथॉरिटी काम करते हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है। और उसके बाद रिव्यू होता है प्रेसिडेंट को, जो यहाँ दिखा है। प्रेसिडेंट में एट एनी टाइम अदर इज ऑन मोशन और अदरवाइज रिव्यू एनी ऑर्डर पास्ड बाय अंडर दिस रूल, रिव्यू होता है। उसके बाद जो मुझे लगता है कहना चाह रहे हैं वो 31 का बात कर रहे हैं ये, राइट टू सबमिट पिटिशन टू द प्रेसिडेंट, यानी कि कोई भी कर्मचारी है वो चाहे तो प्रेसिडेंट को इन अकॉर्डेंस विद द रूल, जो हमारे अपेंडिक्स 2 है AIC में, उसके तहत याचिका, जो पिटिशन होती है वो याचिका कही जाती है। अपील और याचिका का मेरे हिसाब से अंतर होता है। अपील कोई भी एक्शन के ऊपर उसके एक्शन से एग्री नहीं करते तो वो इमीडिएट अपील बोलते हैं। याचिका एक होती है सिंपल, एक एप्लीकेशन, एक प्रार्थना टाइप की होती है याचिका। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर याचिका आनी चाहिए। तो ठीक है, जो भी बात है, या इंग्लिश में बराबर लिखा है उन्होंने, तो अब इंग्लिश में भी अपील लिखा है, ठीक है। तो आंसर इसका इन्होंने 45 में ए बताया हुआ है यहाँ पर, तो उसके हिसाब से हम चल हैं।
तो ये 31 जो है पिटिशन की बात हो रही है, अंडर विच रूल एंड पिटिशन कैन बी मेड टू प्रेसिडेंट, तो वो है रूल 31। अगला क्वेश्चन है 46 डीआर नियमों के तहत सेवा से निष्कासन, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवा मुक्ति का दंड लगाने के लिए कौन सक्षम है? हु इज competent to impose the penalty of removal, dismissal और compulsory retirement for the service under डीआर रूल? तो रिमूव डिसमिसल के लिए कौन अथॉरिटी है? तो मैं एक चीज में दिखाना चाहूंगा, जनरली हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन डीआर रूल में क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताना चाहूंगा। ये मैंने बताया था, ये जो जनरली जोनल रेलवे की हम जो बात करते हैं, जोनल रेलवे में इसमें जो हमारी पेनल्टीज दी जाती है सीनियर सुपरवाइजर से, मैक्सिमम पेनल्टी जो जाती है आप देख लीजिए जे ग्रेड तक की 1 to 6 ही आती है पेनल्टी। और ये जो पेनल्टी क्वेश्चन में जो बात की है कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल, डिसमिसल, ये आती है पेनल्टी नंबर 7, 8 और 9। 7, 8, 9 के मैं लिखा हुआ है, देखिए यहाँ नोट लिखा है, एन अपॉइंटिंग अथॉरिटी और एन अथॉरिटी ऑफ इक्विवेलेंट रेट और एनी हायर अथॉरिटी शेल बी competent to impose penalty under specified in class 7, 8 और 9 of rule 6। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी या उसके इक्विवेलेंट अथॉरिटी या हायर अथॉरिटी जो है वो ही पेनल्टी जो है कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल, डिसमिसल वो ही दे सकती है। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी हमारा जो आर्टिकल 311 है उसमें भी यही बात कही गई है डीआर से कनेक्टेड कि कोई भी अधिकारी जो भी करिए वो किसी को भी रिमूवल, डिसमिसल जो पेनल्टी है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी से निचली अथॉरिटी नहीं दे सकती है। हमारा जो संविधान का जो अनुच्छेद 311, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो 311 के हिसाब से कोई भी लोअर अथॉरिटी किसी भी कर्मचारी को कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल, डिसमिसल नहीं कर सकती। ही मस्ट बी एटलीस्ट अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ दैट पर्सन कंसर्न। तो यहाँ हमारा हो जाएगा बी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी सही हो जाएगा, नियुक्ति अधिकारी हिंदी में बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14, सुविधा पास पीटीओ को रोकना किस नियम का दंड है, किस टाइप का प्रकार का दंड है? तो जैसे हम बताते हैं 3 हमारा ए आता है, 3(1) आता है, 3A। 3 जो होता है वो रिकवरी वाला आता है, 3A पास पीट होता है, 3B होता है वो रिडक्शन बाय 1 स्टेज इन द सेम टाइम स्केल पे फॉर नॉट मोर देन 3 years, एंड जो उसमें कम्युनिटी क्या बोलते हैं इसको, संचयी प्रभाव ना पड़ता हो, उस तरह की बात लिखी हुई है। तो हमारा ये 3A हो जाएगा, पेनल्टी माइनर पेनल्टी में काउंट होती है। उसके बाद निंदा का दंड डीआर में पहली पेनल्टी जो होती है हमारे रूल 6 के अंदर, अंडर रूल 6 ऑफ डीआर द फर्स्ट पेनल्टी इज ए सेंसर। तो सेंसर जो है हमारा माइनर पेनल्टी, बी सही इसमें हो जाएगा, माइनर पेनल्टी। और क्वेश्चन बड़े इजी आए हैं। अनिवार्य सेवा मुक्ति का दंड, सेवानिवृत्ति का दंड किस प्रकार का है? मैंने बताया 7 नंबर की जो पेनल्टी आती है वो कंपल्सरी रिटायरमेंट आती है, जो कि एक मेजर पेनल्टी है। तो ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन आ गया है। 49, 50 में सर्वोच्च अनुशासनिक प्राधिकारी कौन है? हु इज द सुप्रीम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी? जो है देखा अभी, जैसे मैंने अभी डीआर रूल बताया था, वो है हमारा प्रेसिडेंट हो जाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति जो होंगे वो सर्वोच्च प्राधिकारी होंगे डीआर नियमों में। डीसीआरजी की अधिकतम राशि क्वेश्चन नंबर 51 है, जो है सबको मालूम है डीसीआरजी की जो राशि है वो 20 लाख रुपए हो। जैसे ही डीए अभी 50% होगा उसमें भी 25% बढ़ जाएगा, यानी जैसे ही डीए 50 को टच करेगा तो हमारा फिर डीसीआरजी की जो राशि हो जाएगी वो 25 लाख हो जाएगी। जब तक एग्जाम हो सकता है, अगर निकल रिलीज हो जाता है डीए तो आपको फिर बताना है 25 लाख रुपए, अगर क्वेश्चन पे एग्जाम उसके बाद होता है तो अभी तो हमारे पास 20 लाख है तो हम इसको 20 लाख सही करेंगे। जिस रेल सेवक के विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्रवाई प्रारंभ की गई हो वो निम्नोक्त में के से किसके लिए पात्र नहीं होगा? रेलवे सर्वेंट अगेंस्ट होम डिपार्टमेंटल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, डिपार्टमेंटल ऑब्लिक होगा, या ऑब्लिक आया नहीं, यू आएगा ऑब्लिक, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स आर इंस्टीट्यूटेड इज नॉट एलिजिबल। तो जैसे मैं अपने डीआर में बता रहा हूँ, कोई भी कर्मचारी है अगर उसके खिलाफ डीआर या जुडिशियल मतलब क्रिमिनल केस पेंडिंग है अगर, तो ऐसे मामले में उसको जो है एक तो प्रोविजनल पेंशन हम देते हैं, लीव एनकेशमेंट भी हम जनरली जब तक कंप्लीट होती है उसको लीव सेक्शन अथॉरिटी जो उसको सैंक्शन ना करे लीव लीव ही नहीं मिलता है, लेकिन लीव दे सकता है चाहे तो अथॉरिटी। लेकिन जो अथॉरिटी होती है वो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन और ग्रेजुइटी दोनों नहीं देगा जब तक कि उसका डीआर या जुडिशियल जो केस खत्म नहीं होगा, उसके बाद ही रिलीज होगा ये। तो इसमें जो है
बोथ पे आंसर आ जाएगा, कम्यूटेशन एंड ग्रेजुटी। लीव भी जनरली रोक देते हैं, हमारा जो लीव रूल है चैप्टर 5 उसमें, लेकिन डिसिप्लिन जो अथॉरिटी है उनको लगता है कि मान लीजिए कोई आदमी एब्सेंट है, एब्सेंट की वजह से उसका एसएफआई दिया हुआ है, लेकिन एब्सेंट में रिकवरी कुछ नहीं होती, तो कई बार अथॉरिटी को लगता है कि ये केस जो है उसका रिकवरी से कोई कंडीशन नहीं है, तो फिर वो लीव एनकेजमेंट रिलीज कर सकती है, कई बार करते भी हैं। फिर अगला है एडजस्टमेंट ऑब्लिक रिकवरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ रेलवे ड्यूज कैन बी डन फ्रॉम द फॉलोइंग पेंशनरी बेनिफिट। निम्नोक्त में से किस पेंशन हित लाभ से सरकारी या रेलवे की बकाया धनराशि का समायोजन वसूली की जा सकती है? तो कोई भी रिकवरी करना होता है किसी प्रकार का, तो जनरली सबसे पहला जो हम टारगेट करते हैं वो डीसीआरजी को करते हैं। तो इसमें पीएफ से अपनी करते हो तो पहला इसमें डीसीआरजी आएगा, तो सी सही हो जाएगा। और उसके बाद कई बार ये भी होता है कि डीसीआरजी की अमाउंट कम होती है और रिकवरी ज्यादा होती है, तो उसका अगला क्वेश्चन हमारा यही है कि एडजस्टमेंट एंड रिकवरी ऑफ ड्यूज पर्टेनिंग टू गवर्नमेंट रेलवे एकोमोडेशन कैन बी मेड फ्रॉम। तो मैं बता दूं, ये एकोमोडेशन का क्वेश्चन पूछा, अगर नहीं भी कोई भी रिकवरी भी जनरली होती है, जो हमारा 53 के अंदर भी मान लीजिए डीसीआरजी कहा है, लेकिन मान लीजिए कोई रिकवरी है जो ज्यादा होगी, डीसीआरजी की अमाउंट कम है, मान लीजिए डीसीआरजी का अमाउंट किसी का 20 लाख है और रिकवरी 25 लाख की है, तो हम पूरी डीसीआरजी रोक लेंगे 20 लाख, और 5 लाख जो होंगे हम, ये हमारा क्वेश्चन 54 के हिसाब से होगा कि ग्रेजुटी प्लस डीएनएस रिलीज ऑफ द पेंशनर टिल फुल रिकवरी। तो हम जो पेंशनर होगा उसकी जो डीएनएस रिलीफ मिलेगा उसमें से हम उसकी कटौती करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो होगा रिकवरी, इसमें एकोमोडेशन की बात की कि कोई भी एकोमोडेशन जैसे कई बार अनऑथराइज ऑक्यूपेशन कर लेते हैं, जो पेनल रेंट्स करता है, तो बड़ा अमाउंट हो जाता है उसमें, किसी वजह से साल 2 साल 3 साल रख लेते हैं, तो ऐसे मामले में ग्रेजुटी से रिकवरी होगी और ग्रेजुटी से अमाउंट कम पड़ेगा, तो डीएनएस रिलीफ से फुल हो रही है। बहुत को जैसे बात हो रही है, क्वेश्चन देखा जाए तो इनकम्प्लीट है। इसमें लिखा हुआ है एडजस्टमेंट रिकवरी और ड्यूज पर्टेन टू गवर्नमेंट एकोमोडेशन कैन बी मेड। तो अगर ग्रेजुटी से ही सफिशिएंट हो जाता है तो फिर इस नीचे की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन अगर अमाउंट ज्यादा है और ग्रेजुटी अमाउंट कम है तो फिर आपको दोनों से, यहाँ से मतलब कहने का मतलब है कि दोनों से हम कर सकते हैं इसमें। 54 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड स्पेंट ऑन लीव इज काउंटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस। क्वालिफाइंग सर्विस में क्या क्या काउंट होता है, तो ऑल लीव फॉर विच लीव सैलरी पेड, जिसके भी लिए लीव सैलरी पेड किया है वो क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होता है, ये सभी को मालूम है। ऑल एक्सटर्नल लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड, तो जो ईओएल हम लेते हैं मेडिकल ग्राउंड में वो हमारे क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होती है। इसके अलावा ईओएल जो होता है, अगर प्रोसिक्यूटिंग हायर साइंटिफिक और टेक्निकल, ऑफ नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ और होना चाहिए। तो अगर आप हायर स्टडी जा रहे हैं उसके लिए कंप्यूटर ने अप्रूवल दिया है कंपनी अथॉरिटी ने, तो ऐसे मामले में भी ईओएल जो है वो क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होती है। तो इसमें जनरली एक बार बता दूं, ईओएल जो होती है क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं होती। आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, लेकिन ईओएल सिर्फ दो ही कंडीशन में जो है क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होती है, और दोनों कंडीशन यहाँ लिख दी है। तो आपकी जानकारी बता दूं, पहले तो मेडिकल ग्राउंड में अगर लिया ईओएल तो क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होगा, इंक्रीमेंट भी आपको मिल जाएगा उसमें। और अगर आप हायर स्टडी के लिए, टेक्निकल या साइंटिफिक स्टडी के लिए लेते हैं जिसमें सक्षम अधिकारी ने उसके लिए अनुमति दिया है, उनको लगा है कि दिस इज वन ऑफ द केस अंडर विच ही इज गोइंग फॉर द हायर स्टडी ऑन साइंटिफिक और टेक्निकल ग्राउंड, जो भी स्टडीज करने जा रहा है वो सर्टिफाई करता है और उसके साथ छुट्टी सेक्शन होती है एवल, तो फिर आपको जो है वो सर्विस जो पीरियड आपका क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होगा। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा इसके अंदर। किसी भी रेल कर्मचारी को अधिकतम कितने दिनों की औसत वेतन छुट्टी उसके छुट्टी खाते में इकट्ठी की जाती है? मैक्सिमम डेज ऑफ लीव ऑन हाफ एवरेज पे दैट कैन बी एक्युमुलेटेड। तो एलएपी की जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 300 दिन। कई बार ऑप्शन में 300 दिन भी होता है और 300 प्लस 15 भी होता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 300 को सही करें कि 300 पर। जनरली आपके लीव अकाउंट में जो है वो 300 प्लस 15 तक भी हम रखते हैं इसमें, लेकिन एकुमुलेशन की जो रूल है पॉलिसी वो सिर्फ 300 दिन की, 315 की नहीं। 15 अलग से लिखते हैं प्रोविजन के हिसाब से। तो क्वेश्चन आ रहा है 300 या 300 प्लस 15, तो आपको आंसर 300 पे करना है। एकुमुलेशन जो है था, एकुमुलेशन का जो रूल है वो 300 दिन का है, ना कि 315 का। अब अगला क्वेश्चन है, किसी भी रेल कर्मचारी की छुट्टी खाते में कोई छुट्टी ना हो तो उसे कौन सी छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है? When no other leave is admissible by rule, the leave granted is called leave not due, leave on half-wage pay, extraordinary leave, and none of the above.
तो आपकी छुट्टी खाते में जब छुट्टी नहीं है आपके पास, तो आपको तो ईओएल जो होती है एक्सटर्नल लीव, वह दो कंडीशन मिल जाती है, जब आपके पास छुट्टी ना हो तो भी मिलती है और जब छुट्टी हो तो भी मिलती है। सिमिलरली लीव नॉट ड्यू भी जब आपके खाते में छुट्टी नहीं हो तो मिलेगी, लेकिन बीमारी की वजह से आपको छुट्टी चाहिए तो सिर्फ वहाँ कंडीशन है बीमारी की वजह से ही मिलेगी, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगी। तो नॉर्मल केस में इसमें हालांकि ऑप्शन में 57 का जो आंसर उन्होंने बताया है वो ए बताया है, ए यहाँ के हिसाब से की में, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें सी आंसर सही हो जाएगा इसके अंदर, जो मेरा मानना है। क्योंकि ईओएल के लिए जो जनरल कोई भी आदमी की छुट्टी नहीं, या छुट्टी खत्म हो उसको छुट्टी चाहिए किसी काम से, पर्सनल काम के लिए, घर में शादी है या कोई भी काम कराना है, तो ऐसे मामले में वो ईओएल अप्लाई करेगा, क्योंकि लीव नॉट ड्यूटी के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। तो मेरे हिसाब से आंसर इसमें सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डे ऑफ लीव ऑन हाफ एवरेज पे दैट कैन बी एक्यूमुलेटेड। एलएपी का जो मैक्सिमम एक्यूमुलेशन है वो 300 दिन है। अब इन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा कि एचएलएपी का मैक्सिमम एक्यूमुलेशन कितना है, कि किसी भी कर्मचारी की छुट्टी खाते में जमा होने वाली एचएलएपी की अधिकतम संख्या। तो एचएलएपी जो होता है उसका लिमिट नहीं है, आपको मालूम है। एचएलएपी जो है, आप इनिशियल जिस दिन भर्ती होते हैं और जब तक रिटायरमेंट होता है, आप अगर अवेल नहीं भी करते हैं तो आपकी हर साल की 20 के हिसाब से रिटायरमेंट तक 20 जुड़ती चली जाती है जब तक आप रिटायर नहीं होते हैं। तो इसमें अगर डी हो जाएगा, कोई सीमा नहीं, नो लिमिट। क्वेश्चन नंबर 59 है, हाउ मेनी डेज ऑफ लीव नॉट ड्यू कैन बी ग्रांटेड टू अब टेम्पररी एम्प्लॉई सफरिंग फ्रॉम टीबी कैंसर। टीबी कैंसर से पीड़ित कर्मचारी को कितने दिनों की अधिकतम लीव नोट ड्यू दी जा सकती है? तो इसके लिए मैंने ये निकाला है लीव नोट ड्यू हमारा IRA सी, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड चैप्टर 5 उसका पैरा 28 लीव नोट ड्यू है। और पैरा 529 जो है, ये मैं बता देता हूँ यहाँ पर। लीव नॉट ड्यू टू टेम्पररी रेलवे एम्प्लॉयज लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ क्लास 1 एंड क्लास 3 to Rule 28(1), leave not due may be granted to temporary railway servant who are suffering from mental disease for a period not exceeding 360 days during the entire service of medical ground if the railway servant concerned has put at least 1 year's service। ये लिखा हुआ है इन्होंने। तो इसके हिसाब से जो है मैक्सिमम जो है उनको 360 डेज मिलेगा, ये कहा गया है इसके अंदर। मेरे ख्याल से सफरिंग के ऊपर ये थोड़ा सा रह गया है। हाँ, ये सॉरी इधर आ गया, हु आर सफरिंग फ्रॉम टीबी, लेप्रोसी, कैंसर और मेंटल डिजीज। तो ये थोड़ा सा दिखने में कम आ रहा है, तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ मैं। तो अगर टीबी, लेप्रोसी, कैंसर या मेंटल डिसीज है तो मैक्सिमम उनको 360 दिन की एंटर सर्विस में मिलेगा। तो इसमें जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो 360 डेज हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर इसमें सी हो जाएगा, 360 डेज। और एक आम आदमी जो रेगुलर एम्प्लॉई है उसको भी मैक्सिमम 360 डेज मिलती है। तो यानी कि लीव नो ड्यू का जब भी क्वेश्चन आता है, चाहे टेम्पररी रेलवे सर्वेंट हो या परमानेंट रेलवे सर्वेंट हो, वो एडवांस में जो एचएलएपी होता है उसका एडवांस में फॉर्म है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है किसी की, मान लीजिए 5 साल की सर्विस है, उसको 360 डेज हम दे देंगे, उसको उतना अर्न भी करना है। तो 5 साल में किसी आदमी का 20 के हिसाब से सिर्फ 100 ही वो अर्न करेगा, तो 100 ही मिलेगा उसको। तो यानी 360 डेज अर्न करने के लिए उतनी उसकी सर्विस भी बाकी होनी चाहिए, तभी आप दे सकते हो। लेकिन प्रोविजन है कि मैक्सिमम 360 मिल सकती है, बट यू हैव टू दैट मच टाइम कि आप उतना अवेल कर पाओ। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 60, स्टडी लीव में बी ग्रांटेड टू रेलवे सर्वेंट हु हैज सेटिस्फैक्टरी कंप्लीटेड पीरियड ऑफ प्रोबेशन नॉट लेस देन ईयर्स ऑफ सर्विस। अध्ययन अवकाश उन कर्मचारी को दी जा सकती है जिन्होंने परिवीक्षाधीन अवधि पूर्ण कर ली हो। परिवीक्षाधीन अवधि का मतलब होता है आपका 2 साल होता है, कोई भी इनिशियल रिक्रूटमेंट में आता है तो 2 साल की होती है और प्रमोशन में 1 साल की होती है। जिन्होंने डैश वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, तो स्टडी लीव के लिए मिनिमम कितनी सर्विस करनी है, उसके लिए मैंने कुछ निकाला है। ये स्टडी लीव का हमारा जो चैप्टर है यहाँ पर, स्टडी अपेंडिक्स 5 स्टडी लीव रूल्स, इसके अंदर लिखा हुआ है कि स्टडी लीव में बी ग्रांटेड टू रेलवे सर्वेंट हु हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड पीरियड ऑफ प्रोबेशन एंड हैज रेंडर्ड नॉट लेस देन 5 years रेगुलर सर्विस, कंटिन्यू सर्विस इंक्लूडिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन अंडर द गवर्नमेंट। यहाँ 5 साल लिखा हुआ है। Who is not due to reach the age of superannuation from the government servant within 3 years from the date of which he is expected to return to duty। यानी कि मालिक को बंदा 2 साल के लिए जा रहा है तो 2 साल आने के बाद 3 साल और बचने चाहिए, यानी 5 साल मिनिमम होने चाहिए। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछता है कि स्टडी लीव जाने के लिए मिनिमम कितनी सर्विस होनी चाहिए, 5 साल होनी चाहिए, और आने के बाद कितनी होनी चाहिए, 3 साल होनी चाहिए। नॉर्मल आदमी के लिए 3 साल होनी चाहिए,
लेकिन डॉक्टर लोग जो जाते हैं पीएचडी वगैरह करने के लिए, हायर स्टडी के लिए, उनके लिए 8 साल का सर्विस बाकी होना चाहिए, तभी उनको मिलेगा। तो ये 3-4 कंडीशन है जो किसी तरह का भी क्वेश्चन बना के एग्जाम में आ सकता है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो 5 साल हो जाएगा। सुविधा पास में अधिकतम कितने आश्रित शामिल हो सकते हैं? मैक्सिमम हाउ मेनी डिपेंडेंट्स। तो कोई भी पास होता है उसमें मैक्सिमम 2 डिपेंडेंट आते हैं, ये सबको मालूम होगा। और अगर डिपेंडेंट को इंक्लूड किया तो पास में 5 से ज्यादा लोग शामिल नहीं कर सकते। तो मैं एक बार रिपीट कर दूं, कोई भी कर्मचारी का पास लेता है, उसके अगर 2 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं वो पास में आएंगे। लेकिन डिपेंडेंट ऐड करता है, इवन सिंगल डिपेंडेंट भी ऐड करता है, तो फिर मैक्सिमम जो लिमिट होती है 5 से ज्यादा नहीं ले सकते। और किसी भी आदमी, कोई भी आदमी जो है मैक्सिमम 2 डिपेंडेंट ले सकता है। और अगर डिपेंडेंट ऐड करता है तो मैक्सिमम 5, और ऐड नहीं करता है तो फिर कोई लिमिट नहीं है, कितने ही बच्चों को ले सकता है, जितने उसके बच्चे हैं। तो इसमें 2 आंसर सही हो जाएगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ रनिंग अलाउंस इज कैलकुलेटेड फॉर रनिंग स्टाफ फॉर फर्स्ट क्लास पास एलिजिबिलिटी। रनिंग स्टाफ के लिए प्रथम श्रेणी पास की पात्रता हेतु कितने प्रतिशत रनिंग भत्ते की गणना होती है? रनिंग स्टाफ के जो रनिंग भत्ते की गणना करते हैं, वो मैं बता दूं 30% लिखा हुआ है। ये हमारा चैप्टर 9 है इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल का, चैप्टर 9 9 अध्याय, पैरा 924 में बताया हुआ है कि रिकॉर्डिंग ऑफ रनिंग अलाउंस एस पे। तो वेरियस बेनिफिट के लिए जो पे एलिमेंट काउंट करते हैं रनिंग स्टाफ को, 30% पे एलिमेंट को उसमें जोड़ा जाता है फॉर वेरियस पर्पस। उसमें क्या क्या पर्पस है उसमें बताया हुआ है कि 30% ऑफ बेसिक पे और रनिंग स्टाफ शैल बी रिकॉन एज पे फॉर द पर्पस ऑफ, ये देखो पहला ही आ गया, एंटरटेनमेंट टू पास एंड पीटीओ के लिए 30% काउंट करते हैं, मेडिकल अटेंडेंस ट्रीटमेंट के लिए होता है, एजुकेशनल असिस्टेंट होता है, फिक्सेशन ऑफ पे स्टेशनरी पोस्ट जाते हैं, सीसी अलाउंस कंपल्सरी सिटी अलाउंस अभी बंद हो गया है, एचआरए में 30% जुड़ता है, रेलवे क्वार्टर में जुड़ता है, रेंट में भी अगर जो क्वार्टर का रेंट हमारे लगते हैं उसमें उनके रेट बढ़ के आते हैं 30%, डीएनएस अलाउंस जो मिलता है उसमें जुड़ेगा, उसमें ओवर टाइम में जुड़ता है, और लीव सैलरी जो है उसमें भी 30% लगता है। तो ये सारे वेरियस जो फैक्टर्स है जहां उनका पे एलिमेंट 30% जुड़ के आता है। ये हमारा 62 हो गया है, इसका आंसर हम 30 कर देते हैं, ए कर देते हैं, 30 हो गया। ब्रेक जर्नी इज नॉट परमिसिबल इन केस ऑफ, जो ब्रेक जर्नी दी जाती है वो कौन से पास में होती है? जनरली जो प्रिविलेज पास होते हैं और रिटायरमेंट के बाद कॉम्प्लीमेंट्री पास मिलते हैं, इसमें तो ब्रेक जर्नी मिलेगी मिलेगी। सेटलमेंट पास में कोई भी ब्रेक जर्नी एडमिसिबल नहीं है, तो इसमें आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 64। महाप्रबंधक के लिए किस श्रेणी का पास स्वीकार है? विच कैटेगरी ऑफ पास इज एडमिसिबल टू जनरल मैनेजर, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। तो हमारे जोनल रेलवे में से एक ही व्यक्ति को गोल्ड पास मिलता है, वो है जीएम महोदय। तो जनरल मैनेजर को ही एक गोल्ड पास मिलता है। इसके अलावा एजीएम से लेके, इसके एजीएम के बाद एजीएम होते हैं, तो एजीएम से लेके जितने भी एसएजी ग्रेड ऑफिसर होते हैं, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर, उन सबको सिल्वर पास मिलता है। एसएजी के नीचे जेएजी मतलब जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड, जेएजी से लेके अप टू ग्रुप बी ऑफिसर हम लोग सभी को ब्रॉन्ज पास मिलता है। और ब्रॉन्ज पास के बारे में बता दूं तो ब्रॉन्ज पास ऑन ड्यूटी जो होता है, जो ग्रुप बी ऑफिसर जो होते हैं सीनियर स्केल, वो जोनल रेलवे में कहीं पे भी यात्रा कर सकते हैं ब्रॉन्ज पास पे। और जो जे ग्रेड ऑफिसर होते हैं वो ब्रॉन्ज पास पे ऑल इंडिया ऑन ड्यूटी ट्रेवल कर सकते हैं उसी ब्रॉन्ज पास पे। ये डिफरेंस है, कुछ थोड़ी बहुत बातें मैं आपको बता दूं। मानद प्राप्त पास करने के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता सेवा क्या है? व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस नीडेड फॉर अवेलिंग कॉम्प्लीमेंट्री पास? कॉम्प्लीमेंट्री पास के लिए जो मालूम है आपको 20 साल हो गया है। और रिसेंटली कॉम्प्लीमेंट्री पास एक नियम आया, पहले 20 साल मतलब एक दिन भी कम होता तो नहीं मिलता था। रिसेंटली अभी रूल आ गया पेंशन की तरह, जैसे पेंशन में 10 साल के लिए 9 साल 9 महीने को राउंड ऑफ करने का रूल है, सिमिलरली अभी कॉम्प्लीमेंट्री पास में भी नया रूल आ गया है कि अगर 19 साल 9 महीने होगा तो उसको 20 साल माना जाएगा। उसके आधार पर जो व्यक्ति है या जो भी उसको कॉम्प्लीमेंट्री पास के लिए वो हकदार हो जाएगा। निवारण के तहत शिकायतों के निवारण की अधिकतम अवधि क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस अंडर निवारण? निवारण के लिए जनरली इसका आंसर मैं देख रहा था, 66 का जो आंसर है वो है ए है, दिखाया है 30 दिखाया है, लेकिन मेरे पास एक पॉलिसी में ये ग्रीवेंसेस की जो बोर्ड ने पॉलिसी निकाली, यहाँ ये 60 डेज बता रहा है। द टाइम पीरियड ऑफ 60 डेज इज मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिड्रेसल एंड शुड नॉट बी टेकन एज लाइसेंस टू डिले प्रोसेसिंग ऑफ लाइसेंस। तो यहाँ ये जो बोर्ड का जो लेटर निकला है, ये लेटर है 2016, 25/7/16 का लेटर है, सारे लेटर निकले हुए हैं यहाँ पे। इसमें 60 दिन दिखाया हुआ है।
हालांकि जो अनाउंसमेंट हुआ था मैंने ऑनलाइन चेक किया, वहाँ 30 दिन बता रहा है। जो डीलिंग पर्सन है उनसे मेरी बात हुई, 30 दिन बताया, लेकिन मुझे ब्लैक एंड व्हाइट मिला नहीं। अगर किसी के पास है ब्लैक एंड व्हाइट में तो मुझे प्लीज प्रोवाइड करें, ताकि मैं अगले वीडियो में उस चीज को मैं क्लियर कर दूं। तो मेरे पास लिखित में जो है वो 60 डेज का बता रहा है। हालांकि यहाँ इन्होंने 30 बताया, तो मैं फिलहाल इसमें टिक नहीं कर रहा हूँ आंसर। मेरे पास तो ब्लैक एंड व्हाइट में फिलहाल 60 है। और एमएससीपी के अंतर्गत अधिकतम कितने वित्तीय उन्नयन की अनुमति है? मैक्सिमम हाउ मेनी फाइनेंशियल ऑपरेशन अंडर एमएससीपी इज परमिशन। एमएससी के अंदर हर 10 साल में एक देना है, मैक्सिमम 3 देना है। तो इसमें भी आंसर भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, 3 मिलेंगे आपको। पिछले किसी भी एक ग्रेड में 10 साल ये प्रमोशन, यानी कर्मचारी की सर्विस 10, 20, 30 साल पे एक, या पिछले प्रमोशन से 10 साल जो भी पहले होगा वहां उसको अपग्रेडेशन एक मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, संपूर्ण सेवा अवधि में अधिकतम अवकाश नकदीकरण अनुमति है? कितने दिन का लीव एनकेशमेंट हमको मिलता है? मैक्सिमम एनकेशमेंट ऑफ लीव परमिसिबल इन द एंटायर सर्विस पीरियड। तो मैक्सिमम लीव एनकेशमेंट जो है हमको 60 डेज मिलता है। ये आंसर इसका बी सही हो जाएगा। मैक्सिमम पेंशन कम्यूटेशन ऑफ पेंशन अलाउड इज। पेंशन में अधिकतम राशि जो है कम्यूटेशन जो होती है मैक्सिमम 40%। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि कोई भी आदमी अपना कम्यूटेशन करा सकता है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है और जरूरी भी नहीं 40 करो, 30 करा सकता है, 10 करा सकता है, 5 करा सकता है, ये मना भी कर सकता है कम्यूटेशन कराने में। तो कम्यूटेशन में मेरा पूरा वीडियो बनाया हुआ, आप चाहे तो देख सकते हैं डिटेल में आगे जानकारी के लिए। तो मैक्सिमम इसका आंसर हो जाएगा डी 40। हाफ सेट आधे सेट मानक पर्स की वैधता, वैलिडिटी ऑफ हाफ सेट कंप्लीट मैच जो है आजकल हाफ सेट और फुल सेट की वैलिडिटी इक्वल कर दी है, जो कि 5 महीना है अभी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बाल शिक्षा भत्ता छात्रा सब्सिडी की प्रतिपूर्ति का दौरा केवल डैश बच्चों के लिए किया जाता है। जो रिम्बर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी कैन बी क्लेम ओनली फॉर एल्डेस्ट टू, यानी इसमें फर्स्ट टू लिखा हुआ है। रूल ये है कि एल्डेस्ट टू, तो ये हमारा ए सही हो जाएगा इसमें। उसके बाद मैं आखिरी यहाँ खत्म कर रहा हूँ, टाइम मेरा हो गया है अभी। तो डॉक्टर को दी जाने वाली एनपीए की दर जो होती है पहले 25% थी 7th पीसी के बाद, अभी इसको 20% कर दिया है। तो ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा 20। तो इसके साथ ही हम आज खत्म कर रहे हैं यहाँ पे। अगले लास्ट पार्ट में मैं उसको पूरा पेपर को कंप्लीट करूंगा। काफी लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो थैंक यू उसके लिए। और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उससे मोटिवेशन मिलता है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अपनी सफलता प्राप्त करें वीडियो देख के, और मेहनत करें अच्छे से, सक्सेस जरूर मिलेगी। ये मेरी गारंटी है कि जो आदमी भी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं और पूरा फुल्ली डिवोटेड है पढ़ाई के प्रति, 100% उनका सिलेक्शन होगा। हाँ, एक बार नहीं तो अगली बार में होगा, लेकिन होगा जरूर, ये मेरी गारंटी है। तो प्लीज आप डटे रहिए पढ़ाई में। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आपकी पूरी हेल्प जितनी मैं सोच सके। मेरे को कई लोग बोल रहे हैं कि सर क्वेश्चन कराइए, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी एग्जाम आ रहा है, तो क्वेश्चन पेपर जितने भी मुझे मिलता है सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज वेट कीजिए कि वन बाय वन जितने भी मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊँ। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज बताइए। थैंक यू।